आज हम नावा लिमिटेड का एक पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये वो कंपनी है जो किसी के पोर्टफोलियो में एक बड़ा एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम एक ऐसे छुपे हुए खजाने को देख रहे हैं, एक ऐसी मेटल्स और पावर कंपनी जो मल्टीबैगर बन सकती है? आज हम इसी सवाल की गहराई तक जाएंगे और देखेंगे कि इस कंपनी में आखिर ऐसा क्या दम है। ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें मल्टी बैगर बनने की काबिलियत है। फिर देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस इंजन कैसे काम करता है, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, भविष्य में ग्रोथ कहाँ से आएगी, इसमें क्या क्या जोखिम है, और आखिर में हम अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नावा लिमिटेड है क्या, ये कंपनी आखिर करती क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कोई नई कंपनी नहीं है, 1972 से मार्केट में है। और इनकी खास बात ये है कि ये किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है। ये 3 अलग अलग पिलर्स पर खड़े हैं, मेटल्स, पावर और माइनिंग। और यही डाइवर्सिफिकेशन आप कह सकते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा। आखिर पैसा आता कहाँ से है? चलिए नावा के इस बिजनेस इंजन को जरा खोल कर देखते हैं। ये चार्ट देखिए, एक नज़र में पूरी कहानी साफ हो जाती है। इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो आता है फेरो अलॉयज से। लेकिन पावर और माइनिंग भी पीछे नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं। और वो जो एक छोटा सा हिस्सा हेल्थ केयर का दिख रहा है ना, वो भविष्य का एक वाइल्ड कार्ड हो सकता है। तो नावा का जो मेन धंधा है वो है फेरो अलॉयज। अब इसे आसान भाषा में समझिए, ये स्टील बनाने के लिए एक तरह का जरूरी मसाला है। तो जाहिर है जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, गाड़ियां बनती हैं तो स्टील की डिमांड बढ़ती है और नावा का बिजनेस भी आसमान छूता है। लेकिन जैसे ही स्टील की डिमांड ठंडी पड़ती है, नावा पर भी सीधा असर होता है। मतलब कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। अब आते हैं इनके एक और जबरदस्त एसेट पर, पावर बिजनेस। ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। देखिए, ये अपनी फैक्ट्री जलाने के लिए बिजली खुद बनाते हैं, जिससे इनकी लागत यानी कॉस्ट हमेशा कंट्रोल में रहती है। और कमाल की बात यह है कि जो बिजली बच जाती है उसे ये बेचकर एक्स्ट्रा पैसा भी कमाते हैं। मतलब एक तीर से 2 निशाने। और कहानी यही खत्म नहीं होती, ये माइनिंग भी करते हैं। इसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बिल्कुल आसान शब्दों में, अगर कोई केक की दुकान चला रहा है तो वो आटा और चीनी भी खुद ही उगा रहा है। इससे होता क्या है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन अपने आप बढ़ जाता है। और हाँ, एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प कोना है इनके हेल्थ केयर सेगमेंट का। अभी तो ये बहुत छोटा है, पर कौन जानता है ये भविष्य में एक नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। इसे हम एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं जिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, तो बिजनेस तो समझ आ गया, पर क्या कंपनी की तिजोरी भी उतनी ही मजबूत है? चलिए इसके फाइनेंस को देखते हैं। और यहाँ एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, साइक्लिकल। तो ये साइक्लिकल होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, नाकाम एक रोलर कोस्टर की तरह है। जब इकोनॉमी में तेजी आती है तो ये बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और जब मंदी आती है तो ये तेजी से नीचे भी आता है। वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी कंपनियां होती हैं जो एक सीधी सपाट सड़क पर चलती गाड़ी की तरह हैं, जिनका बिजनेस लगभग हमेशा एक जैसा स्टेबल रहता है। तो नंबर्स क्या कहते हैं? पहली नज़र में तो सब अच्छा लगता है, रेवेन्यू बड़ा है, कर्ज कंट्रोल में है, कैश फ्लो भी ठीक हो रहा है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इनकी कमाई की कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरी तरह से कमोडिटी मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। आज कमाई अच्छी है तो कल कम भी हो सकती है। चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो इस स्टॉक को एक नई उड़ान दे सकती हैं। तो यहाँ 4 बड़ी वजह हो सकती हैं। 1, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, जिससे स्टील की मांग बढ़ेगी और नाड़कों को सीधा फायदा होगा। 2, जाम्बिया में इनका ऑपरेशन और भी बड़ा हो रहा है, जो ग्रोथ लाएगा। 3, ये अपनी बची हुई बिजली बेचकर और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और चौथा, जैसे जैसे ये अपना कर्ज कम करते जाएंगे, निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत होगा। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम जरूर होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि नावा के मामले में वो कौन सी चीजें हैं जो थोड़ी चिंताजनक हैं। तो यहाँ पर 4 बड़े खतरे हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पहला, वही रोलर कोस्टर वाला जोखिम, जब मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा। दूसरा,
अगर चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी में स्टील की मांग कम हुई तो नादारों को सीधा झटका लगेगा। तीसरा, कोयले के दाम बढ़े या सरकार के नियम बदले तो इनका पावर बिजनेस मुश्किल में आ सकता है। और चौथा, क्योंकि इनका ज़ाम्बिया में भी काम है तो करेंसी के उतार चढ़ाव का भी इन पर सीधा असर पड़ता है। तो हमने सब कुछ देख लिया, कंपनी की अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। अब वक्त है सारी जानकारी को एक साथ रखकर अंतिम फैसले पर पहुंचने का। ये बात बहुत जरूरी है और इसे हमेशा याद रखना चाहिए। कमोडिटी कंपनियों में कम पीई रेशियो देखकर ये सोचना कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इन कंपनियों में टाइमिंग ही सब कुछ है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम साइकिल के किस मोड़ पर हैं। तो आखिर में पूरी कहानी क्या है? एक तरफ है इसके प्लस पॉइंट्स, डाइवर्सिफाइड बिजनेस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा और ज़ाम्बिया से ग्रोथ की उम्मीद। लेकिन दूसरी तरफ है इसके माइनस पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा साइक्लिकल होना, ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा और करेंसी और रेगुलेशन से जुड़े रिस्क। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, नावा एक दमदार खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। इसके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हैं, लेकिन इसकी किस्मत कमोडिटी बाजार के उतार चढ़ाव से बंधी है। समझदारी इसी में है कि जब मार्केट डरा हुआ हो और स्टॉक गिरा हुआ हो, तब इसमें धीरे धीरे एंट्री ली जाए, ना कि तब जब हर कोई इसकी तरफ भाग रहा हो। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है, क्या नावा एक सोचा समझा दाव है या फिर एक अस्थिर बाजार में सिर्फ एक जुआ? इसका जवाब हर किसी को अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर खुद खोजना होगा।